नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आपका आईएनडी गुहार छत्तीसगढ़ में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मंथन से बनेगी बात। हैदराबाद में बीजेपी का महामंथन होना है। 2 और 3 जुलाई को कार्य समिति की एक अहम बैठक होने जा रही है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के दिग्गज नेता इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट गई है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने कहा कि जो नेता यहां नहीं चले, तेलंगाना में क्या चलेंगे। 2 और 3 जुलाई को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। हैदराबाद में इसका आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में घेरने की भी तैयारी है। अब ये बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बीजेपी इस बैठक के माध्यम से एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में है। दक्षिण की 100 सीटों पर बीजेपी का फोकस है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें कुल सीटों की संख्या है। दक्षिण के इन राज्यों की सभी लोकसभा सीटों को यदि जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 120 के पार होता है। इनमें से 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वजूद दूर दूर तक नहीं है। छत्तीसगढ़ से 8 दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। 2 और 3 जुलाई को यह बैठक होगी। विधानसभा वार इसमें चर्चा की जाएगी। 30 जून और 1 जुलाई को बैठक होनी है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और कहा कि जो यहां नहीं चले वो वहां क्या चलेंगे। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं धर्मलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के। डॉक्टर रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। आइए सिलसिलेवार सुनवाते हैं आपको। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 2 और 3 तारीख को आयोजित की गई है और जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पदाधिकारी है सभी देश भर के उसमें आमंत्रित हैं। उसमें छत्तीसगढ़ से हम लोग भी जाएंगे और उसके पहले विधानसभा की एक बैठक अलग अलग दी गई है 30 और 1 तारीख को। उस विधानसभा के विभिन्न जो मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, पार्टी है, उनकी सबकी बैठक लेंगे और एक जायजा लेंगे कि वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति संगठन की है, सरकार की उसकी भूमिका प्रदेश के विकास में क्या है और एक प्रकार से समीक्षा भी होगी कि आने वाले हम 2023 और 24 में हमारी क्या स्थिति बनती है, तो उसको लेकर के एक जवाबदारी भी दी गई है। 30 तारीख को मैं जा रहा हूं और हैदराबाद मुख्यालय में ही मुझे रहना है और वहां के एक विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन का कार्यक्रम निर्धारित है और उस कार्यक्रम में छोटे से छोटे और मंडल के पदाधिकारी से लेकर विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग के साथ साथ अलग अलग समाज के वर्गों के साथ लगातार बातचीत और चर्चा होगी, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यगण एक विधानसभा में जाएंगे, योजना से जाएंगे और वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। भाजपा का राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है। उसमें कौन शामिल होगा ये भाजपा तय करती है। सवाल ये उठता है कि भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जिन नेताओं से छत्तीसगढ़ में दूरी बनाती है, छत्तीसगढ़ के दौरा कार्यक्रमों में उनको दूर रखती है और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता उन नेताओं को अपना नेतृत्व मानने से इनकार कर दिए हैं। ऐसे 8 मठाधीश नेताओं को भाजपा की कार्य समिति के बैठक में बुलाकर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दे रही है और छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दे रही है। भाजपा का चरित्र ही धोखा देना है। भाजपा कहती कुछ और है, करती कुछ और है। तो तेलंगाना में ये बैठक होगी जिसको लेकर तमाम नेताओं की बात आपने सुन चुके हैं और सभी नेता बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बैठक में क्या कुछ खास होगा, बैठक में क्या कुछ अहम होगा, दक्षिण में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने वजूद को मजबूत करना चाहती है, जो कि फिलहाल बेहद कमजोर है। इसलिए हम भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या मंथन से बनेगी बात। छत्तीसगढ़ के तमाम नेता जाएंगे, शामिल होंगे और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, देश के कई अन्य राज्यों के भी नेता शामिल होंगे। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के।
हमारे साथ के.एस. चौहान जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के.एस. चौहान साहब आप ही से, क्योंकि बड़ी बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, बड़े नेता भी शामिल होंगे। रमन सिंह जी बता रहे थे कितना अहम है बैठक, लेकिन दक्षिण की तरफ और भारतीय जनता पार्टी अपने इनोवेशन के लिए भी जानी जाती है, तो क्या इनोवेटिव मोड है कि चलिए नॉर्थ में तो मजबूत है ही, दक्षिण की तरफ भी रुख करते हैं? पूरे देश को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि पूरे देश को मजबूत करना है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सेवाएं दे सकती है, जहां जहां विकास का कार्य कर सकती है, वहां वहां पहुंचने की कोशिश है। भले वो दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो जी, पूरे देश में पहुंचना है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक अनुशासित पार्टी है। इसमें जो अभी मैं ठाकुर जी को सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, जो नकार दिए गए हैं वो वहां पर जाते हैं, तो मैं उनको ठाकुर जी को की जो नॉलेज है वो दुरुस्त कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली क्या है, कांग्रेस पार्टी में ये संगठनात्मक जो रवैया है वो अपनाया नहीं जाता, इसलिए उनको उतना ज्यादा नॉलेज है नहीं। मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी रहते हैं वहां पर अपेक्षित रहते हैं, वही लोग चाहते हैं, और वो लोग जाके अपनी अपनी वहां पर जो कार्यशैली है उसको देखते हैं, सीखते हैं। और अनुशासित पार्टी है जी, तो ऊपर से अनुशासन नीचे की ओर आता है और नीचे जाके जोड़ता है। इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जी। और रही बात साउथ की, साउथ में जो विकास होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि कोई पार्टी वहां पर है, वहां पर पहले से उसने विकास नहीं किया होगा। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन जब जो पार्टी आती है वहां पर और उसके बाद अगर विकास का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जैसे ही दूसरे राज्यों में विकास का स्तर ऊपर बढ़ा है जी, वैसे ही साउथ में भी विकास का स्तर ऊपर बढ़े। बिल्कुल। और हमारे जो सांसद हैं वो बहुत ज्यादा है साउथ में, ऐसा नहीं है कि कम है, ठीक वहां पर। और जी, बड़ा अच्छा लगा के.एस. चौहान साहब, आपने कहा कि वहां भी विकास हुआ है, क्योंकि आप लोग कहते थे कि 65 साल 60 साल में कोई विकास नहीं हुआ, आपके बड़े नेता कहते थे। ठीक है, विकास हाँ, निरंतर प्रक्रिया, ये बड़ा अच्छा। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। हाँ, संतुलित जवाब दिया, इसीलिए कह रहा हूं जी। अजय गंगवानी जी, आप लोग कह रहे हैं कि जो यहां नहीं चले वो वहां क्या चलेंगे। हालांकि के.एस. चौहान जी ने इस बात को बताया है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी जी। अजय गंगवानी जी, विवेक जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड पे काम करना चाहती है। आज मेरे अच्छे मित्र चौहान जी अनुशासन की बात करते हैं, शायद वो उस पल को भूल चुके हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के प्रभारी थे। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में टेबल के नीचे छुप के जान छुपानी पड़ती है, इनके लौह पुरुष लखीराम अग्रवाल की गाड़ियों पर पत्थर फेंके जाते हैं, तो ये अनुशासन की बात करना इनको शोभा नहीं देता। और देखिए, कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है उससे हमें आपत्ति नहीं है, और ये आंतरिक मामला है, किसको ले जाए न ले जाए इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। परंतु जिन नामों पर चर्चा की जा रही है, रमन सिंह जी की बात करूं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, जो प्रदेश अध्यक्ष है धर्मलाल कौशिक, जो नेता प्रतिपक्ष है, ये सारे बड़े बड़े नाम है। अजय चंद्राकर जी है, सरोज पांडे जी है, इनको किसी को भी आज दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व, न इनके प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन आज मुख्यमंत्री चेहरा मांगने से साफ साफ इंकार करते हैं। वो साफ कहते हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, कमल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। जब आप 15 साल थे तब रमन सिंह जी का चेहरा सारे होर्डिंग्स में दिखता था, अचानक वो आपको भ्रष्टाचारी और कमीशन खोरी क्यों महसूस होने लगी? 3.5 साल में शायद उनके काले कारनामे में धुले नहीं है, इसलिए उनको सामने करना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी चीज देखिए, तेलंगाना की स्पष्ट बात करूं विवेक जी, आज की डेट में स्थिति क्या है? टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास 88 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 1 सीट है वहां पे, और एआईएमआईएम ओवैसी जी की जो पार्टी है उस पर 7 सीटें। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तेलंगाना में पूरी जीरो। लेकिन गंगवानी जी अच्छा है, आपके पास डेटा बहुत अच्छे हैं और सुखद है कांग्रेस के लिए। पर देखिए, किसने सोचा था साल 2014 में के बाद, किसी ने भी नहीं सोचा था कि पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कब्जा होगा। मैं एक तरफा शब्द कह रहा हूं सर, जहां पर आप लोग थे
और ये माना जाता था पूर्वोत्तर यानी कांग्रेस पार्टी किसी की भी हो, वोट कितने भी मिले, कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। इसीलिए 1 और 2 पे मत जाइए। जी अजय गंगवानी जी। विवेक जी बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए हाँ, स्पष्ट कर दूं, बोलिए आज फिर। जो वर्तमान में है दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, जनाधार हाँ, काफी कम है। हाँ, सिर्फ कर्नाटक को छोड़ के, वो भी कर्नाटक में क्यों है, जी जी चुनी गई जी सरकार को गिरा के सरकार बनाया इन्होंने हाँ, और पांडु छोड़ी ने। और हाँ, कहीं ना कहीं दक्षिण में जो हाँ, इनका जनाधार पूरी तरह जीरो है, उसको बेहतर करने के प्रयास में, क्योंकि आर्थिक ठीक और है, सामाजिक ठीक न्याय है, पे जी। इनका कोई सरोकारी वेज में बात कंप्लीट कर लूं। हाँ, हाँ, और बोलिए, कहीं ना कहीं बोलिए, देखिए, बिल्कुल, आज शॉर्ट इनका जो में। ऑपरेशन जी। लोटस है, देखिए सबसे ज्यादा चर्चा का विषय आज इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है ऑपरेशन लोटस, हाँ, जो आज देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता महाराष्ट्र में देख रही है। हाँ, इस प्रकार दूसरी बार, हाँ, पहली बार भी हमने देखा था कि आधी रात को वहां राज्यपाल की मदद से राष्ट्रपति शासन लगाकर देवेंद्र फडणवीस जी 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये दूसरी बार फिर हो रहा है। आज कहीं ना कहीं वहां ठीक है, लोकतंत्र द्वारा ठीक चुनी है, गई सरकार ठीक है। थी, उसको गिराने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि आज हम मैं- चर्चा आज हम जो विषय पे कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हाँ, मैं देखिए कहीं ना कहीं आज जो इनका मुद्दा है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक क्यों हो रही है हाँ, विवेक जी, इनका हाँ, प्रमुख टारगेट क्या है? तेलंगाना में जो 1 सीट तक सीमित है, ठीक वहां है। अपने जनाधार को बढ़ाए, वहां अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से मिले और उनको प्रेरित करके बेहतर हाँ, स्थिति का प्रयास करें। उचित साहब को लेकिन कहीं ना हमने कहीं उनके- थोड़ा ज्यादा इंतजार करा दिया है, फिर आएंगे के.एस. चौहान साहब आपके पास भी। उचित सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की ये जो दौड़ है, माना गया था जब 2014 में भी नरेंद्र मोदी आए थे भारी बहुमत के साथ, तब उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दक्षिण में हम कुछ कर सकते हैं, और कई जो चाहे उनके मंत्री हों या फिर कार्य समिति में जो सदस्य बनाने की प्रक्रिया हो या प्रभारी बना के जो राज्य में भेजते हों, वहां पर भी दक्षिण का कहीं ना कहीं एक बड़ी छाप हमने देखी थी। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दक्षिण दूर नजर आता है। जी विवेक, ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब जानते हैं। ये वहां पे उन लोग कार्य समिति की बैठक भी करना, क्योंकि वहां पे अपना वर्चस्व बढ़ाने जैसी बात है। नॉर्थ की तरफ बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं भारतीय जनता पार्टी को, साउथ थोड़ा कमजोर रहता है, तो साउथ के लोगों को वो हमेशा प्रमोट करते रहते हैं और उधर अपना वर्चस्व बनाने के पूरे प्रयास और चेष्टा वो करते रहती है। जी, जिस जगह उनके कोई भी बहुत जनप्रतिनिधि नहीं है, वैसी जगह कार्य समिति की बैठक में एक अपना माहौल बनाने के जैसा है। और किसी भी पार्टी करती है, कोई भी पार्टी रहे, वो जिस जगह उनका माहौल नहीं है, जिस जगह उनके लोग नहीं है, वहां वो अपनी जगह और जमीन, राजनीतिक जमीन तलाशने की वो कोशिश करती है और वो कर रही है, जाहिर सी बात है। इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है कि ऐसे राज्यों में भी नीचे जाके वो अपने जितने प्रोग्राम वो करे, ताकि वहां के लोग थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से अवगत हो। ये करना भी चाहिए, और पॉलिटिकल सोच है उनकी, और ये बहुत अच्छे कैसे उसको भुनाना है बहुत अच्छे से जानते हो, चाहे वो गोवा हो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो जो आप बात कर रहे थे। तो ये जाहिर सी बात है कि वो अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं, अपने पंख फैलाना चाहते हैं, अपनी बाहें खोलना चाह रहे हैं वो सब तरफ से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी तरफ से, जो उनको करना भी चाहिए। वो एक अलग मुद्दा है, अलग चीजें हैं। कार्य समिति की जो बैठक हो रही है, निरंतर ये बैठक 3 महीने में 6 महीने में होती है, लेकिन ये बैठक बड़ी अहम है छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। अगर हम इस पे चर्चा करें और अपना फोकस अगर हम इसी पे रखें, तो ये कार्य समिति की बैठक में मैं जहां तक समझ रहा हूँ विवेक, उसमें जो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष का निर्णय हो सकता है, जो बड़ी एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे जो लगता है कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है, या पूर्णकालिक अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो सकती है। कार्यवाहक ना हो तो पूर्णकालिक भी हो सकती है। दूसरा, चुनाव प्रभारी आने वाले समय में कौन होगा, इस बार वो बहुत जल्दी डिक्लेयर करने वाले हैं, उसका चयन हो सकता है, वो भी एक डिसाइड हो सकते हैं। तीसरा, नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी थोड़ी सी हिली हुई है छत्तीसगढ़ में, और अजय चंद्राकर बार बार अपनी दावेदारी कर रही है, तो उनके नामों की भी घोषणा हो सकती है इस कार्य समिति में। तो छत्तीसगढ़ की ये वाली कार्य समिति की जो बैठक है, वो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी अहम और आने वाले भविष्य के लिए आने वाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इस कार्य समिति की बैठक के बाद चुनावी बोर्ड में उतर जाएगी, क्लियर है। बिल्कुल। और ये जो बैठक है वो पूरे के पूरे निर्णय उसी के अनुसार लिए जाएंगे, पूरी तैयारियां उसी के हिसाब से होंगी, और बहुत सही समय पे वो तैयारियां शुरू कर देंगे, वेल बिफोर टाइम जिसको बोला जाए, जो अमूमन लेट होता है इनके यहाँ, वो उसके पहले ही तैयारियां पूरी पूर्ण कर लेंगे। क्योंकि अभी
जिस शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरने के प्रयास करेगी, वैचारिक शक्ति, फिजिकल सड़क और सदन की तो लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी, ये बात भी सत्य है। छत्तीसगढ़ में सदन में भी कोई बहुत लड़ाई नहीं लड़ी, सड़क पे भी कोई बहुत लड़ाई नहीं लड़ी, और कांग्रेस ने भी मतलब उनको जी फ्री हैंड छोड़ के रखा हुआ है कि वो किसी को भी, जो भी जितने भी इश्यूज थे भ्रष्टाचार के जो अजय बोल रहे थे, किसी में आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। और कांग्रेस भी उनको कुछ आपसी साठगांठ जो भी आपको वो बोल सकते हैं कि वहां पे कोई कार्यवाही किसी पे नहीं हुई जितने भ्रष्टाचार बिल्कुल चाहे रमन सिंह के केस हो, अमन सिंह के केस हो, पुनीत गुप्ता के केस हो, बड़े भ्रष्टाचार के केस हो, नॉन के केस हो, वो कोई बड़ी कार्यवाही किसी पे भी विपक्ष की पार्टियों पे नहीं हुई, जो कि अपेक्षित थी, उम्मीद थी। छत्तीसगढ़ की जनता जो देखा 15 सालों में कि जो तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं, तो उन पे कार्यवाही की उम्मीद, चूंकि भूपेश बघेल जी मुखिया है और बड़े एग्रेसिव प्लेयर है, बड़े अच्छे से इन सब चीजों को समझते हैं, एक योद्धा की तरह वो सामने आए हैं। 5 सालों के संघर्ष के बाद वो यहाँ आए, उन्होंने अपनी जगह बनाई है, और वो मुझे नहीं लगता कि वो जब उनकी इमेज जब आने के पहले किसी चीज को भूलेंगे, वो भ्रष्टाचार को भूल जाएंगे, माफी दे देंगे, ऐसी उनकी छवि नहीं है। बहुत एग्रेसिव प्लेयर है और एक योद्धा है। बिल्कुल बड़े ही अच्छे से आपने सर तुलनात्मक अध्ययन बहुत जबरदस्त है, और आपने कयास भी बता दिए क्या कुछ हो सकता है इसमें, ये देखने वाली बात होगी। चौहान साहब, आप कुछ जो अपनी बातें रख रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए सर, फिर गंगवानी जी की तरफ लौटेंगे। जी। जैसे मैं बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक टीम वर्क के हिसाब से चलती है। वो ये नहीं देखती है कि कैप्टन कौन रहेगा, कैप्टन कौन नहीं रहेगा, लेकिन जो भी कैप्टन बनेगा उसके निर्देशानुसार चलती है। यहाँ पर कैप्टन की लड़ाई नहीं होती कि मैं बनूंगा कैप्टन और मैं बनूंगा कैप्टन, जैसे कि हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। यहाँ पर तो पहले से डिसाइड हो जाता है कि 2.5 साल तू लेना, 2.5 साल तू लेना। कैप्टन की लड़ाइयां चल रही हैं, और एक आदमी में नहीं, 4 आदमियों में चल रही है। और जो कैप्टन की दावेदारी करते थे, मुख्यमंत्री की दावेदारी करते थे, उनको राज्यसभा की टिकट भी नहीं दी जाती है। यहाँ पर ये हाल है, और उसका असर जनता पे होता है। इस वजह से ये बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो नहीं करता जी। हमको कोई सरकार नहीं है। अगर वो 70 में पार्टी नहीं होती तो उसका जनता में असर आता है, जैसे कि हमने कोविड-19 में देखा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री जी को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा था, बहुत सारे डिसीजन उनके मुख्यमंत्री ले लिए थे। गृह मंत्री को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा था, और उनके डिसीजन वहां पर लिए जाते। टीम वर्क के हिसाब से काम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिखता है। हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमको जनता का, छत्तीसगढ़ का ख्याल है, इस वजह से। और अभी कुछ देर पहले हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि पत्थर फेंके गए गाड़ियों में, तो हमने भी देखा है आप लोग की एकजुटता, जो राजीव भवन में हाथापाई हो रही थी कार्यकर्ताओं की, जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी टेबल के नीचे छुप के जान बचा रहे थे, याद के लिए नेता आए हुए थे, वहां भी छत्तीसगढ़ की जनता नहीं बोली है। जो स्वास्थ्य मंत्री कई 3.5 साल के बाद एक बार दौरे पे जाते हैं तो हेलीकॉप्टर छीनने की लड़ाई चल रही थी। जो कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाता है एक विधायक और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो हमने देखा है। मंत्री के ऊपर एक विधायक जानलेवा हमले की रिपोर्ट दिखाता है, वो हमने देखा है। क्या दिखाएंगे आप? ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने देखी बहुत हमने। आप बोल रहे हो रमन सिंह जी के बारे में। रमन सिंह जी 15 साल में मुख्यमंत्री थे, कभी ये देखने को नहीं आया कि हम विधायक और अपने पार्षद तक, महापौर तक दिल्ली लेके जा रहे हैं वहां पर, और अपना कार्य छोड़ के हम बार बार दिल्ली जाने की जो एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं। ये देखने नहीं आया। ठीक है, अब थोड़ा समय भी बदलता चला जा रहा है ना। चल रही है जी, ठीक है। और दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी की जो बात मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अब आपके चुप कराइए। जी आपके बीच में बोला नहीं। और आप मेरे बीच में एकदम संक्षिप्त में। चौहान साहब बोलिए। आप मेरे बीच में बोलो मत। बोलिए आप। इनको बोलिए चुप रहने की। अब मैं बोलता हूँ कि 11 सांसद हमारे 2019 में बदल दिए गए, उसके बाद 9 सांसद हमारी जीत पे आए। ये हमारे अनुशासन की पार्टी का नमूना है। बहुत अनुशासित पार्टी है। जी। गंगवानी साहब बोलिए।
हाँ अजय गंगवानी जी। आवाज नहीं आ रही? चौहान देखिए कहीं ना कहीं विवेक जी, चौहान जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अनुशासन की, कैडर बेस पार्टी की, वो सब, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तविक छत्तीसगढ़ की जनता जानती है किस प्रकार नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को टेबल के नीचे छुप के जान बचानी पड़ती है। आज इनके 14 विधायक हैं विवेक जी, जो 6-6 गुटों में बटे हुए हैं। अमन सिंह जी का अलग गुट है, धर्मलाल कौशिक जी का अलग गुट है, चंद्राकर जी का अलग गुट है, और कहीं ना कहीं ये जो आपसी तालमेल नहीं है इनके बीच में, या दो तोड़फोड़ बची हुई है। चौहान साहब गंगवानी जी को बोलने दीजिए। चौहान साहब सच सुनने का साहस रखिए चौहान जी। चौहान साहब सुनिए। और ये जो इनकी आपसी जो तोड़फोड़ है, आपसी जो विवाद है, उसके कारण डी पुरंदेश्वरी जी किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि मानते हैं किसी एक को प्रोजेक्ट करने पे इनमें जो तोड़फोड़ है, लड़ाई और खुलकर सामने आ जाएगी। और कहीं ना कहीं किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते। और ये आज देखिए 4 विधानसभा के उपचुनाव की बात करूं, दंतेवाड़ा 11,331, चित्रकूट 17,853, मरवाही 36,000 और लास्ट जो है खैरागढ़ 20,000 से ज्यादा। सारे उपचुनाव चुनाव में मुंह की खाने के बाद, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुंह की खाने के बाद, दो स्तर के नगरीय निकाय चुनाव में हारने के बाद, इसके आने की स्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस सच को स्वीकार नहीं कर रही है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी न केवल मुद्दाहीन हो चुकी है, अब नेतृत्वहीन भी हो चुकी है। बिना बैंड बाजे की बारात लेके, बिना दूल्हे की बारात लेके ये 2023 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं 14 सीटों में सीमित होने के बाद भी इनमें एक आत्मावलोकन की, एक आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि किस प्रकार से बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाए। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 9 लोकसभा सांसद हैं, 2 राज्यसभा सांसद थे, एक केंद्रीय मंत्री है, क्या इनमें छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर बात करते हैं? आज भी देखिए 10 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल होती है, 8 से ज्यादा ट्रेनों के रूट कैंसिल कर दिए जाते हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के यात्रियों को तकलीफ होती है। इनमें सांसदों में नैतिक साहस नहीं की बात उठाए। आज गरीब कल्याण योजना में शामिल नहीं किया जाता, उसना चावल की खेती में अटकाव जाती है। सारे जो छत्तीसगढ़ के जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पे इनमें साहस ही नहीं है। ये हम दो और हमारे दो की सरकार के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। ये कितना भी प्रयास कर ले, दक्षिण में इनकी सीट 1 थी, आगे इनका जनाधार वहां किसी प्रकार से बढ़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड पे काम करते हैं जी। सामाजिक और आर्थिक न्याय का कोई दूर दूर तक सवाल नहीं है विवेक जी। उचित शर्मा साहब का रुख करते हैं और आप दोनों की जो चर्चा हुई है उसका एक सार हम उचित शर्मा साहब से लेंगे। सर देखिए, अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बातें दोनों कर रहे थे, तो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। दोनों पार्टियों में वैसा बिल्कुल नहीं है। 4 साल लगभग हो चुके हैं, इन लोगों के बड़े अहम पद निगम और मंडल के इनके खाली है, शायद इनके आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है। ये सत्तारूढ़ पार्टी की बात हुई। जब चौहान साहब विपक्ष वाली जो बात कर रहे थे, तो इनके यहाँ जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव था, तब इनके 16 विधायक हुआ करते थे। उसमें से वर्तमान में विधायक है, उनके साथ तो कुछ लोग ही थे, और बाकी विधायक अजय चंद्राकर जी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से कौन सा फोन आया, क्या हुआ, धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष बन गए। तो लोकतंत्र कहाँ से फोन आता है, कौन हाई कमान है, क्या है, तो दोनों ही जगह नहीं। ये सब गौण बातें हो गई हैं। अब बातें हिंदुस्तान के लोकशाही में, लोकतंत्र में, अब ये दोनों ही पार्टियों के अंदर लोकतंत्र है, ये सब बातें पुरानी है, बेबुनियाद है। अब इन पे केवल किताबें लिखी जा सकती है, व्यवहारिक तौर में दोनों ही पार्टियां इस पर कोई काम नहीं करती। सबके अपने अपने मठाधीश हैं, सबके अपने अपने नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वहीं से रिमोट कंट्रोल होता है, वहीं से काम होते हैं। कई बार तो पार्षदों की टिकटें दोनों ही पार्टियों के ऊपर से ही डिसाइड होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो अपने अपना पक्ष रख जरूर रहे, लेकिन सभी हास्यास्पद है। 4 साल से हो चुके हैं, अभी तक इतने निगम मंडल, जरूरी निगम मंडल तक की भी नियुक्तियां नहीं हो पाई। क्या बात है, क्यों नहीं हो पा रही है? लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं, क्या आपके संगठन की नहीं सुन रहे हैं जी? तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, वो तो उनके तो नेता प्रतिपक्ष की अलग होना था। मतलब वो वोट किसी को देना चाह रहे थे, बनाना किसी को चाह रहे थे विधायक, और बन कोई और गए। तो किसका फोन आया था वो भी बताना लाजमी होगा ना चौहान साहब। तो कृपया ऐसी ये सब बातें हमारी चर्चाओं की विषय बस हो सकती है, किताबों की विषय हो सकती है, व्यवहारिक विषय नहीं हो सकती, और ना ही इस पे राजनीतिक पार्टियां चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय की बेहद कमी है चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे मंथन की, बीजेपी के मंथन की। तेलंगाना में एक अहम बैठक होगी, बीजेपी के राष्ट्रीय लेवल के तमाम नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी का फोकस दक्षिण की सीटों पर है, लेकिन अहम बात कि छत्तीसगढ़ को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी ने बताया कि कई आगामी समय में बड़े फैसले भी इसी बैठक में लिए जा सकते हैं, यानी कि चुनाव प्रभारी किसे बनाया जाएगा और क्या पार्टी अध्यक्ष पर भी विचार कर सकती है, इस पर भी चर्चा होगी, कार्यकारी अध्यक्ष पर भी चर्चा होगी। तमाम वो मुद्दे होंगे जिस पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा करेगी तेलंगाना में
अहम बात होगी, क्या कुछ निकल के सामने आता है। IND कुहार में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।